माताओं को और हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अभी साथी अनमोल जी ने बताया विस्तार से जो चीजें हैं, जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी लड़ाई है, हम उस पर शांत है। मैंने जिक्र किया था अनमोल जी ने बीपी सिंह का और 92 के दौर का, मंडल लागू होने के दौर का। तो मैं उस समय, जन्म तो मेरा भी नहीं हुआ था, मेरा भी जन्म 94 का है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, सुना है और मीडिया के जो उस समय के इंटरव्यूज थे या वीडियोज थे उनको देखा है, किताबों में पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मंडल लागू होने से पहले जब 1974 में बिहार के अंदर हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब जो नाई सेन समाज से आते थे, जब उन्होंने वहां पर पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की तो एक नारा दिया गया। नारा क्या था कि कर्पूरी कर्पूरा और उठा छोड़ व्यक्ति उठा छुरा। सोचिएगा उनकी क्या मानसिकता रही होगी आपके प्रति। और उसी दौर में जो उत्तर प्रदेश में बाबू राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा हम यूपी में पिछड़ों को 15% आरक्षण की व्यवस्था देंगे। तो नारा लगा था कि राम नरेश वापस जाओ, और वापस जाके भाई चलाओ, क्योंकि राम नरेश यादव वही थे। इसका क्या मैसेज जाता है कि नाइयों को बाल बनाना चाहिए और हीरो को भैंस चलाना चाहिए। सत्ता का अधिकार नहीं, सत्ता नहीं चलाना चाहिए, सत्ता चलाना नहीं जानते। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं और देख जाऊंगा, जिन बीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन बना है और जिनकी मेहनत से मंडल कमीशन सफल हुआ और जिसकी वजह से हमें रिजर्वेशन मिला है, वो बीपी मंडल भी अहिर जाति से थे, मधेपुरा बिहार से थे, एक राजा थे। बिहार के जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो संयोग से वहां रिफाइनरी जो है लीक हो जाती है और उसका तेल बह करके रिसाव करके गंगा के पानी में भारी मात्रा में चला जाता है। और किसी तरीके से गंगा के पानी में जो तेल जाता है उसमें आग लग जाती है। जब गंगा के पानी में आग लग जाती है तो सदन के अंदर उस पर बहस होती है। तो उस समय विनोदानंद झा नाम का एक ब्राह्मण विपक्ष का नेता हुआ करता था। पता है उसने क्या कहा था सदन में? एक शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग लगेगी, एक शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग लगेगी। तो बीपी मंडल साहब ने कहा था कि गंगा में आग क्यों लगी है, इसका कारण हर सम्मानित सदस्य सदन के अंदर है जो जानता है, लेकिन पंडित जी आपको पिछवाड़े में जो आग लगी है उसका कारण सिर्फ बीपी मंडल जानता है, क्योंकि ये पिछड़े का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है। ये आपको कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सोचिएगा। उसके बाद हम आते हैं बीपी सिंह पर। जब बहुत संघर्ष के बाद में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और उस समय के तमाम जो नेता थे, ओबीसी, एससी, एसटी के मानवर काशीराम साहब, तमाम नेताओं के संघर्ष के बाद जब बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा करते हैं 7 अगस्त 1990 को। इससे पहले बीपी सिंह के बारे में कहा जाता था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और सोचिए 7 अगस्त 1990 का वो दिन था जब राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है वाला नारा बदल करके कुछ इस तरह हो गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों के लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए थे, इसलिए वो व्यक्ति देश के लिए कलंक हो गया था। आपने गठजोड़ की सरकारी ताकतों से है, फांसीवादी ताकतों से है, और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि हमने भाई 4 पैसे कमा लिए, मजदूरी कर ली, पेट भर लिया, वो किसी से काम चल जाएगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, धन भक्ति और राजपाट में 90 भाग हमारा है। क्यों? क्योंकि इस देश में 90% आबादी हमारी है। किसान, कमोरों की, हरबाओं की, चरवाओं की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों को, आदिवासियों की जो आबादी है देश के अंदर वो 90% से ऊपर है। और देश के 90% से ऊपर संसाधनों पर वो लोग कब्जा किए बैठे हैं जिनके
आबादी महज देश में 7 से 8% है। विधानसभा में उनका कब्जा है, लोकसभा में उनका कब्जा है, राज्यसभा में उनका कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी में उनका कब्जा है, नौकरियों में उनका कब्जा है, बिजनेस में उनका कब्जा है, जमीनों पर उनका कब्जा है। हर जगह उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। क्यों क्यों? इसका जवाब तो खोजना पड़ेगा ना। इसलिए कि हम लोग हमेशा शांत रहे, अन्याय के खिलाफ कभी हम बोले नहीं। 2 साल पहले जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो हमारे 19,000 बच्चों का भविष्य छीन लिया गया, लेकिन हम घर में बैठ के ताश खेलते रहे, हम भागवत सुनते रहे, हम कथा पंडालों में जाते रहे, गीता रामायण सुनते रहे, रामचरितमानस सुनते रहे, लेकिन हमने एक बार भी यह विचार नहीं किया कि हमारे 19,000 बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया है, हमारे 19,000 नौकरियां छीन ली गई है, हमें लड़ना चाहिए। एक भी बार हमने इस बात का हमारे अंदर विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी लोग हैं। अगर हमारा बच्चा होता तब हमें यह विचार आता। आप सोचिएगा कल आपका भी बच्चा उसी जगह पर हो सकता है। आपने कल्पना की है? मैं एक छोटा सा किस्सा कहूंगा। एक गांव में गधा और घोड़ा रहते थे एक साथ में। घोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी, 90-95% आबादी घोड़ों की थी और 4-5% गधे रहती थी। तो गांव में चुनाव होना था, गांव में चुनाव होना था। तो घोड़े क्या है, आपस में जो है लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। गधों की तरफ से एक सिलेक्ट कर लिया गया था। बाद में पंचायत घोड़ों को बैठी तो बोला ऐसा करो कि एक आदमी लड़ लेते हैं। दबाव में आकर के जो घोड़े उछल रहे थे लड़ने के लिए, वो शांत तो हो गए, लेकिन हुआ क्या कि तय ये हुआ कि जो दौड़ लगा करके यहाँ से वो कुर्सी रखी है वहां पहुंचेगा, वही देश का प्रधान बनेगा। तो घोड़े जो है, जो खड़ा था घोड़ा भी दौड़ना शुरू किया, गधा भी दौड़ना शुरू किया। अब जो घोड़े की जाति वाले घोड़े थे तो जिस गली से गुजरे उसी गली में उसको दे लात, दे घूसा, दे लात, दे घूसा, टांग पकड़ के पीछे खींचना शुरू। कह रहे तू कैसे लड़ गो, लड़ने तो मैं तो घोड़ा तो बेचारो मैं पहुंच गो अपने ने मुझे लो, गधा पहुंच गो। घोड़ों के ऊपर गधा शासन आज भी कर रहा है। घोड़ों के ऊपर गधों का शासन आज भी कायम है। हम 90% होते हुए भी हमारी हालत यही है। हम अपनी मर्जी से अपने बच्चे का नामकरण नहीं कर पाते, हम अपनी मर्जी से अपना गृह प्रवेश नहीं कर पाते, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं गुलामी की जंजीरों में। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमारा शोषण कैसे हो रहा है। मैं इसकी बात यही नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने की बात है, यहाँ पर एक बड़ा अपने मैनपुरी में किसी जगह पर कोई आए थे, वो महाराज कहाँ के थे, प्रदीप मिश्रा, हाँ वो जो भी हो मिश्रा वगैरह, तो भोलेनाथ की कथा कहने के लिए। तो मैंने एक वीडियो देखा जो वायरल हो रहा था। पता है वो क्या कह रहे थे उस वीडियो में? इस देश के संविधान को बदलना होगा, उनको ज्ञान देना है, कथा वाचन करना है या संविधान बदलना है? ये सवाल किसी ने पूछा? 2 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मतलब तुलसी का पत्ता अगर आपका बच्चा कमजोर है तो उसमें शहद में डुबा के रख दीजिएगा और जब एग्जाम देने जाए तो सुबह सुबह उसको जो है उसमें पानी में डाल करके और मतलब शंकर जी पर जो है उसको उतार करके पिला दीजिएगा तो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है। पता है मिश्रा जी का बच्चा 8वीं में फेल हो गया पिछली साल। तो अपने बच्चे को पास नहीं करा पाए, आपके बच्चे को पास करा लेगा? जितने भी संत महात्मा धर्म की कथा कहने आते हैं वो सिर्फ इसलिए उतारे गए हैं ताकि आपको दिग्भ्रमित कर सके, हिंदू मुसलमान की लड़ाई में जा सके। क्यों? क्योंकि आप अपना हक अधिकार न मांगे। तो मैं इतनी सी बात इसलिए कहा हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। भले ही आप मुझे गाली दें, भले ही आप मुझे गाली दें, लेकिन आप हमारे अपने हैं और अपनों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सच कहूं आपसे। आप विचार करें न करें तो बात की बात है, पर हम सच तो कह सकते हैं।
तो खैर अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, और अभी हमारे चाचा पूछ रहे थे कि कितने दिनों से ये चल रही है और कहां कहां जाएगी। हमने इसकी शुरुआत, वैसे तो आज 16 अगस्त है, 16 अगस्त 2023। आज के दिन समाज को लेकर गांव गांव में काम करते हुए मुझे 2 साल पूरा हो गया जमीन पर। वैसे तो हम लंबे समय से कर रहे हैं कि 4 दिन 2 दिन चले गए, 1 महीने में, वो वाला जो सब करते हैं उसकी बात नहीं। कंटिन्यू घर परिवार छोड़ करके जमीन पर गांव गांव जाकर के इसी तरीके से काम करते हुए आज 16 अगस्त 2023 के दिन हमें 2 साल हो चुके हैं। 16 अगस्त 2021 को हमने जयपुर से शुरुआत की थी। तीसरी यात्रा जो हमारी ये मंडल यात्रा के रूप में शुरू हुई है, ये 25 अगस्त 2022 को मोरहो मधेपुरा से बीपी मंडल साहब जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिनको शूद्र कहा गया था, उनके घर से हमने इसकी शुरुआत की थी और 25 तारीख को 1 साल हो जाएगा। अभी यूपी में हम 26 मई को शहपई से यूपी में शुरू किए। हमने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में नंबर लगाया है और 17 फरवरी तक हम उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि भाई जातिवार जनगणना करवाओ। आखिर क्यों आप जाति जनगणना को रोक के रखे हुए हो? देश के आजादी से पहले जब देश गुलाम था तो जाति जनगणना होती थी। लास्ट जाति जनगणना जो वैलिड मानी गई है वो 1931 की है और उसी के आधार पर सारी योजनाएं लागू होती है, क्रियान्वयन होता है। आप सोचिएगा, आप में से अगर किसी को याद हो या जो ज्यादा बड़े बुजुर्ग बाबा वगैरह है उनसे पूछेगा कि 1931 में इस गांव में कितने घर थे और कितनी संख्या थी, तो बता देंगे कि कितने घर थे और कितनी संख्या थी। फिर सोचिएगा आज कितने घर हैं और कितनी संख्या है। गूगल करिएगा फोन हाथ में, 1931 में देश की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी है। ठीक 5 गुना बढ़ चुकी है। 130 करोड़ की आबादी हो चुकी है। देश में 1931 के बाद जातियों की गिनती पर रोक लगा दी गई, लेकिन यह अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है? पूरा सच यह है कि जातियों की गिनती तो होती है, लेकिन अगड़ों और पिछड़ों की नहीं होती है। केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जातियों की गिनती होती है, आदिवासी और दलित की संविधान में दर्ज है। नहीं होती है तो ओबीसी वालों की और जनरल सामान्य जो भी कह लो, कथित उच्च जाति जो अपने आप को कहते हैं उनकी, इन दोनों की क्यों नहीं होती है? क्योंकि असल में देश के अंदर की जो लड़ाई है, जो 1990 में खुलकर के बाहर आ गई थी, वो लड़ाई है अगड़ों और पिछड़ों के बीच में, देश की व्यवस्था में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, नौकरियों में, व्यवसाय में, संपत्ति में, जमीनों में, जंगलों में बंटवारे की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई, अनुपातिक हिस्सेदारी की लड़ाई। और इसको रोकने के लिए ये जो है जाति जनगणना को नहीं करा रहे। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने यह कहा था कि साहब ऐसा हमें आधुनिक भारत बनाना है और इसलिए हम जातियों को नहीं गिनेंगे, तो हमें इसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही करना था तो फिर आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को क्यों गिना? धर्म और भाषा को क्यों गिना? जिसके नाम पर देश का बंटवारा हुआ, जिसके नाम पर देश में दंगे हुए, नरसंहार हुआ, भाषा के नाम पर राज्य बने, कई भाषा के नाम पर नरसंहार हुए, तमिल तेलुगु के नाम पर। आपने भाषाओं को गिना, आपने धर्म को गिना, लेकिन आपने अगड़ी और पिछड़ी जातियों को गिनना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपकी सोच में खोट थी। इसलिए आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि जो भी जाति है, चाहे हीर हो, जाट हो, गुर्जर हो, नाई हो, पाल हो, शाक्त हो, कुर्मी हो, जो भी जातीय है, उनकी जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। जाति आधारित जनगणना से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये पता चल जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है। ये पता चलेगा, सही बात है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। यह भी पता चलेगा कि किस जाति को कितनी नौकरियां मिली हुई। जैसे अभी कहते हैं ना, कहीं कहीं उड़ा दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हीरो की संख्या ज्यादा है तो गैर हीरो में फैला दिया गया कि सारा तुम्हारा तो आरक्षण हीर खा गया। अभी आप राजस्थान में निकलोगे, जाटों की संख्या ज्यादा है तो उधर जाटों के खिलाफ सबको कर दिया, चाहे हीर हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे नाई हो, चाहे कोई भी हो।
सब जातों के खिलाफ है, क्योंकि कह दिया सब आरक्षण तुम्हारा जात खा गया। आंकड़ा है क्या? बिना आंकड़े के आप कैसे कह सकते हैं? और हमारा समाज इतना भोला है, समाज छोड़ो, हमारे नेता तक जो है जब झूठ पर सवाल नहीं खड़े कर पाते हैं तो आम जनता की तो बात ही अलग है। 86 में 56 एसडीएम का फर्जी खबर चलाया गया था, जिसपे सरकार गई घिरी और तमाम तरह के आरोप लगे। उस समय मात्र 6 एसडीएम बने थे। आपके नेता ने नहीं ये काउंटर कर पाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, मात्र 6 बने हैं, 56 नहीं बने हैं। ठीक है, आपके नेता जब काउंटर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने समाज से कैसे उम्मीद करें? समाज तो भोला है, उसको पता ही नहीं। जो नेता राजनीति कर रहा है वो ये नहीं कह पा रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर। ये देखो रिकॉर्ड, 6 भर्ती हुए, 56 कहां हुए? और उसी पे सरकार गई थी। 86 पे 56 वाला जो बवाल किया गया था उसी पे सरकार गई थी छपा की, और वो काउंटर नहीं कर पाया उसको, तो जनता कैसे करेगी? तो इसलिए ये जरूरी है कि जाति जनगणना कराओ, पता करो कि किसकी संख्या कितनी है, किसके पास कितनी जमीनें हैं, नौकरियां कितनी है। नौकरियां हैं भी तो चपरासी कौन ज्यादा है और अधिकारी कौन ज्यादा है, संपत्ति कौन दबाए बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में किसके ज्यादा लोग हैं, न्यायपालिका में कौन ज्यादा है। न्यायपालिका में कौन ज्यादा का सवाल ही नहीं, आपका तो सिंगल भी नहीं न्यायपालिका में, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना। राजनीति में विधानसभा लोकसभा में जैसे बात की अनमोल जी ने, वहां आपकी संख्या कितनी है आप पता कर लीजिए ना। आपके विधानसभा में जितने एमएलए हैं और पंडित जी और ठाकुर जी कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है? सर आप क्यों नहीं हो? आबादी तो आपकी ज्यादा, वोट आपका है। किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, वोट आपका है ना, तो नेता भी आपका सदन में ज्यादा होना चाहिए। नहीं है, क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हैं, हम बिखरे हुए हैं। कैसे कि अगर यहां से कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का पैरोकार नहीं हूं, आपको जिसे वोट देना है दीजिए, आप स्वतंत्र हैं ना। मैं यहाँ पैसा मांगने आया हूं ना आटा चून मांगने आया हूं। अपनी मेहनत से, अपने खर्चे से जितना चल सकता है उतना चला रहा, इसीलिए सीमित संसाधनों में काम कर रहा हूं, किसी से मांगना ना पड़े। आप ये सोचिएगा, अगर यहाँ पर मान लो कि कोई पाल खड़ा कर दिया जाए प्रत्याशी, तो जो गैर पाल होगा वो कहेगा अरे सर हम पाल को देंगे, हमारे को नहीं दिया, अब तो हम इसको हराएंगे, है कि नहीं? कोई शाक को दे दिया जाए तो गैर शाक नहीं, हम तो इसको हराएंगे, हम क्यों इसको दें? आपके सदन में न होने का कारण तो यही है, आप वोट भी जाति देख करके ही देते हैं, और जाति का कैंडिडेट नहीं मिला आप ये नहीं देखते जाति वाला विचारधारा का है या नहीं है, हमारी आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा, सदन में हमारे लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा, हमारे यहाँ कोई परेशानी आएगी तो वो एक भी बार इधर चल के आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जीतने के बाद तो उसको तो मतलब रहता ही नहीं, 5 साल तक कितने नेता आते हैं, हम ये कतई नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि जाति का है, और जाति में भी अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और उसके सामने बुरा व्यक्ति दबंग गुंडा माफिया मवाली चोर उचक्का अगर लड़ रहा है तो फिर हम उसी को वोट देंगे, चोर उचक्के गुंडे माफिया मवाली को, अच्छे आदमी को वोट नहीं देंगे। ये हमारे समाज की कमी है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ? बताइए, देखते हैं कि नहीं? तो भैया वो क्यों आपकी आवाज उठाए सदन में? आपकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ऐसे आदमी से बात करने की, ऊपर से उसको पावर मिल गई, सुनेगा किसी की? तो इसलिए जरूरी है कि जातियों के डेटा जुटाया जाए और जनसंख्या के अनुपात में सभी जाति, जो भी समाज है, किसी भी जाति का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग वाला हो या पिछड़ा वर्ग वाला हो या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला हो, कोई भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति हो, उसका जो वाजिब हक बनता है उसको उतना मिलना चाहिए, उसको उतना दिया जाए। और यह संभव तभी होगा जब जाति जनगणना होगी। तो जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, पक्का? तो एक बात बताइए, आप जाति जनगणना हम तो अकेले करा नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो किसी भी तरह के पावर में भी नहीं है, पावर में हो भी तब भी अकेला आदमी पावर में होकर कुछ नहीं कर सकता। सरकार जो बैठी है, अब तो पहले कह दिया कि हमारी जो लड़ाई है ब्राह्मणवाद सामंतवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ की फांसीवादी ताकतों से है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने लोकसभा में भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया, और 4 दिन पहले सदन में यूपी वाले में भी कह दिया कि हम तो नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? कि अभी मुख्यमंत्री तो है, अगर जाति जनगणना करा दी तो पता चला कहीं से पार्षद भी नहीं बन पाए, तो इसलिए हम तो नहीं कराएंगे। कौन चाहेगा कुर्सी छोड़े, है ना? तो जाति जनगणना, अब हम लोग इसको 17 फरवरी जब यात्रा समापन होगी तो हम लखनऊ में स्थायी आंदोलन करेंगे।
तो ये बताइए, इस आंदोलन को आपका समर्थन रहेगा या नहीं? कैसे रहेगा? आएंगे? हमारे पास पैसा नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं भेज पाएंगे। हाँ, जो जो वहां आएंगे उनके लिए खाने रहने का बंदोबस्त पक्का कर देंगे इतना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनेगी। ये तो हम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम गाड़ी बस टेम्पू ऐसा कुछ भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही है कि टेम्पो है, वो भी लिया, उसमें फाइनेंस पे किस्त आती है इसकी। भाई किसी पार्टी से तो है नहीं जो हमें पार्टी पैसा दे रही हो, और बिजनेसमैनों को इसमें कोई फायदा नहीं है, उनकी कोई चीज सामान तो बेच नहीं रहे जो वो पैसा दे। ये लड़ाई हमारी आपकी है, हमारे, इसका लाभ हमें और आपको नहीं मिलेगा, इसका लाभ हमारे जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, उनके जो बच्चे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको मिलेगा। अगर आज हम चुप रह गए, अगर आज हम नहीं बोले, नहीं लड़े, तो मैं यकीन दिला सकता हूं, मैं कहीं दूर का नहीं हूं, मैं भी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का ही हूं। नबीगंज के पास में बेबर पुरैया से जाते हैं, एक तो रास्ता इधर से ही गया है, पुरैया जोगा से कटा हुआ है, सीधे चले जाओ महमूदिया कासेपुर क्रॉस करके हमारा गांव बिलपुर है, और दूसरा रास्ता सीधे नबीगंज वाला हाईवे पकड़े चले जाओ, जैसे टोल क्रॉस करोगे ऐसे जस्ट सीधे हाथ में मुड़ा हुआ है, कासेपुर क्रॉस करोगे सीधा हमारा गांव है। तीसरा रास्ता तिलियानी होते हुए जाओगे, तिलियानी की पुलिया से है। थोड़ा चौथा रास्ता आगे से चले जाओगे तो हरजापुर और मुड़ई से है। इधर से जाना चाहो तो इधर पचमुकरा, वो कहना नगला, वो है क्या बोलते हैं उसको, हुसैनपुर वगैरह से, इधर से कई रास्ते हैं, किधर से भी घुस सकते हो हमारे गांव में। तो मैं भी यही कहूंगा, तो ये लिख लीजिए, अगर आज हम शांत रहे, रिजर्वेशन को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला किया। अभी पटवारी की जो वैकेंसी आई थी उसमें कितना दिया, 3.5-9%, 9% दिया। अभी बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 0 सीट दी, आपको कल की खबर है, ठीक है। न्यायपालिका में आपका सिंगल जज नहीं है, आपको न्याय कौन देगा? न्याय आपको देगा कौन? मीडिया में आपके लोग नहीं, आप लोग टीवी देखते हो ना, जो एंकर होते हैं उनका सरनेम पढ़ा करो, उनकी बातें मत सुना करो, देखो कौन जाति के हैं। जाति देखने के बाद फिर उनकी बातें सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, सारा खेल समझ में आ जाएगा। सारा जो खेल है ना वो सरनेम में छुपा हुआ है, हर जगह उनका कब्जा है। कैसे लड़ोगे आप? आपके साथ मीडिया है नहीं, सरकार आपके फेवर की है नहीं, और अगर सरकार बदल भी लोगे तब भी क्या आपके फेवर की रहेगी क्या? सरकार कोई भी हो, मैं सरकार को हमेशा निरंकुश ही मानता हूँ, जनता के खिलाफ ही मानता हूँ। जनता को हर सरकार से लड़ना पड़ता है, किसी की भी आप सरकार बना लो, बस ये होता है कोई झंडा ज्यादा देता है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा मारता है, कोई कम मारता है, मारते तो सभी है, बिना लड़े कोई नहीं देता है। सरकार चेंज होगी, हमें तब भी लड़ना पड़ेगा, ये रहेगी, हमें तब भी लड़ना पड़ेगा, लड़ना हर हाल में पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम अंत में यही अपील आपसे करते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों की चिंता हो, उनके भविष्य की चिंता हो, और समाज की परवाह है, आप जिम्मेदार हैं, जवाब देना पड़ेगा, इतिहास को जवाब देना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। तो आप 17 फरवरी को आए, और अगर आप ये सोचते हो कि ये लड़के नेता बनने के लिए घूम रहे हैं, तो फिर आप ना आए, क्योंकि नेता बनने के लिए इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। ये नेता बनने के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, ये नेता बनने के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। नेता वो लोग बनते हैं जो दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं और चापलूसी करते हैं, पार्टियों के झंडे उठाते हैं, वो नेता बनते हैं। तो हम लोग उसके लिए नहीं घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका आंदोलन खड़ा हो, आप लोग लड़े उसके लिए, और जाति जनगणना लागू हो, फिर जनसंख्या के अनुपात में हमारा जो आरक्षण, अगर हमारी आबादी 60% है देश के अंदर, तो हमारा 60% किया जाए। हम कहते हैं अगर वो गिनती के बाद हमारा 50 है तो 50 दे दो, अगर 27 है तो 27 रहने दो, लेकिन गिनती तो करवा लो मालिक। कैसे ही हवा में तीर छोड़े जा रहे हो। अभी मोदी जी को और बीजेपी को पिछड़ों की बड़ी चिंता हो गई है, बोले कि इसको तोड़ के उसको तोड़ के इसमें ऐसे ऐसे बांट देते हैं। तो मेरा एक सुझाव था, मैंने कहा कि ये काम करते हैं। मंडल कमीशन ने कहा कि 52% आबादी है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, 25% अभी हमारा बचा है, तो 25% हमारे पिछड़े भाइयों को दे दो एक तरफा, और फिर जाति जनगणना करवाओ, और जाति जनगणना के बाद अगर हमारी संख्या और बढ़ती है तो फिर उसको सुधार के और बढ़ा दो। वो करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? क्यों? क्योंकि आपको देना किसी को कुछ नहीं है, आपको आपस में जो थोड़ी सी एकता बन रही है उसको दोबारा तोड़ना है।
आपस में लोगों को लड़ाना है, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान वाला कार्ड चल नहीं रहा। क्या करें, ओबीसी हावी होता जा रहा है। अगर ओबीसी हावी हो जाएगा तो सत्ता छीन लेगा, सत्ता छीनी तो व्यवस्था से बाहर। तो अब जो है किसी तरह इनको लड़ाया जाए। तो इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि आप लोग 17 फरवरी को आए, अपने लिए, अपने बच्चों के हित के लिए लड़ें, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। वोट आपको कहाँ डालना है वो आप अपना डिसाइड करें। आप स्वतंत्र हैं, आपका उस पर निजी अपना मत होना चाहिए, निजी विचार होना चाहिए। इसके लिए ना तो हम आपसे कोई अपील करेंगे कि आप किसको डालें, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लुटेरों को मत डालें, सोच समझ के वोट करें। अब इससे आप समझ रहे होंगे। बाकी जहां भी डालें जो आपके हित में लड़े, लेकिन लुटेरों से थोड़ा सावधान रहें। और आप सभी ने इतना समय दिया, सुना और उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद और गुलाम जिंदाबाद पेश करता हूँ। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।